हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका एग्ज़ाम हुआ है AIB 19 2024 उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी और कितने सवाल डिलीट होंगे। कई सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर 5 सवाल ऐसे थे जो डाउट क्रिएट कर रहे थे। मैं बोलता हूँ 7 थे, 6-7 सवाल ऐसे थे जो डाउट कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे। अब देखते हैं कौन से डाउट क्रिएट कर रहे थे। फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए एक बार के लिए देख लेते हैं कि कौन से सवाल थे। चलिए पेपर पर चलते हैं। ये मेरे पास में पेपर सेट ए है हिंदी का, जो मैं आपको बताऊंगा। अब ये भी बताऊंगा कि कौन से सवाल डिलीट होंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्वेश्चन नंबर 4, 106वां संविधान संशोधन पूछा गया है, लेकिन कुछ कमी रह गई है इसमें। पहला पॉइंट ही गलत कह रहा है। 239 डबल ए को जोड़ा गया है, शामिल किया गया था, यानी कि यहाँ पर मिस्टेक हुई है। 338 तो है ही नहीं, ये शामिल नहीं किया गया था, छोड़िए। फिर इसके बाद में तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, तो यानी कि 1, 3 और 4 सही होने चाहिए। लेकिन 1, 3 और 4 ऑप्शन, इस दोनों को भी डिलीट कर दो, यानी कि 3 और 4 ऑप्शन में नहीं है। तो ये ऑब्जेक्शन इस पर आएंगे ही सवाल पर, क्योंकि इसमें गलत पूछा गया है। नंबर 2 पॉइंट, नंबर 1 में भी 239 सिर्फ ए लिखा है, जहाँ पर डबल ए है। तो यानी कि इसका सवाल, इस पर ऑब्जेक्शन होगा। सवाल ये तो एक हो गया, एक सवाल ये आपके ऑब्जेक्शन इस पर रेज होंगे। उसके बाद नेक्स्ट, सेट आपके पास कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 32 है ए का, ये क्वेश्चन इस पर भी रेज होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। CPC के तहत किसी मुकदमे में लिखित बयान दाखिल करने की अधिकतम समय क्या है, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है। ऑर्डर 8 बात करता है रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। उसमें दे रखा है 30 दिन में प्रतिवादी को सम्मन प्राप्त होने के बाद अपना लिखित कथन न्यायालय में पेश करना ही होगा। 30 दिन में पेश नहीं करता है तो उसको रीज़न बताने पड़ेंगे कोर्ट को, फिर कोर्ट उसको अलाउ करेगा, मैक्स टाइम पीरियड और ग्रांट करेगा। तो यहाँ पर ये सवाल पर ये जो सॉल्व करके आए हैं उनके लिए भी सही है। और कई सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर 90 दिन भी होते हैं, उनकी बात भी गलत नहीं है। और 120 दिन वाले भी कह रहे हैं, इस पर भी ज़रूर ऑब्जेक्शन आएगा। तो ये 2 सवाल हो गए, ये दोनों सवाल पर ऑब्जेक्शन रेज होंगे, इन पर डाउट आना ही था। चलिए नेक्स्ट। अब जो सेट ए का क्वेश्चन नंबर 51 है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत किन धाराओं में सपिंड संबंधों के संबंध में चर्चा की गई है। ये सवाल भी डाउट क्रिएट करता है, क्योंकि इसका ऑप्शन ए भी सही हो रहा है। धारा 3 सब क्लॉज एफ और 1, उसके साथ में धारा 5 और उसकी सबसेक्शन, यानी कि 5V में भी दे रखा है। तो ये तो सही है ही, साथ में डी भी सही करके आए हैं कई सारे स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्शन रेज होगा। 3 सवाल हो गए। चलिए और बताता हूँ मैं आपको। अब ये जो क्वेश्चन है 76, औद्योगिक संबंध संहिता, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, इसमें नियोक्ता एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में कौन कौन शामिल है। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, लेकिन ये ऑप्शन में है ही नहीं, इसको उड़ा दिया। तो वो आंसर बन रहा है 1, 3 और 4। कई सारे स्टूडेंट ये करके आए, ऑप्शन बी सही करके आए। कई सारे स्टूडेंट ने इन दोनों को रखा,
इसको उड़ा दिया, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन रेज होंगे। तो ये चौथा सवाल ऑब्जेक्शन वाला हो गया है। सिक्सटी 64 नंबर क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन रेज होंगे। ये जो कोविड महामारी का क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें एमसीडी का केस भी हो सकता है और जालान वाला भी होगा, तो इसमें भी ऑब्जेक्शन होंगे। तो इसका मतलब ये भी करके आए, ये भी करके आए, यानी कि 5 सवाल तो ये हो गए। एक केस और था, सुनील बत्रा वाला पूछा गया था, मैं आपको बताता हूँ। 5 ये सवाल हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 59, इस पर भी ऑब्जेक्शन रेज किया जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर तो सुनील बत्रा है, लेकिन हुसैन खातून जो करके आए हैं ऑब्जेक्शन रेज होंगे, यानी कि 6 सवाल हो गए। मान के चलो पिछली बार 7 हुए थे, तो इस बार 6 पर ऑब्जेक्शन रेज होंगे। यानी कि आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो देखिए कट ऑफ इस तरह से रहेगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। पहले तो आप जान लो कि क्राइटेरिया क्या रहेगा। जनरल ओबीसी के लिए 45% मार्क्स लाने हैं क्लियर करने के लिए एआईबी को, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को एआईबी को क्लियर करने के लिए 40% मार्क्स लाने हैं। अब 5 सवाल जो है मैंने 6 बताए, ऑब्जेक्शन रेज होंगे 5 मान लो। 5 सवाल ऐसे हैं जहाँ पर प्रॉपर वे में ऑब्जेक्शन आपके रेज होंगे ही। तो 95 अगर पकड़ के चलते हो तो 95 से, अब ऐसा नहीं है कि 5 सवाल तक आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, उल्टा आपके लिए तो लॉस ही है। 95% से ये स्टार्ट कर लेंगे मार्किंग करना, यानी कि जनरल ओबीसी 95 का 45% निकालेंगे, जो भी आएगा वो उनके लिए कट ऑफ बन जाएगी। मैं घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा, मैं सीधा कम टू पॉइंट बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ होगी। मुझे घुमा के फैला के रायता बना के बात करने की आदत ही नहीं है, सीधा बता देता हूँ। 95 अगर क्वेश्चंस पे मतलब वही बनते, 5 सवाल डिलीट होते हैं, तो यानी कि 95 से आपको 45% निकालना है, जो भी नंबर आएंगे वही आपकी कट ऑफ हो जाएगी। और 95 से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वालों को 40% निकालना है, जो भी कट ऑफ आएगी वो आपके, जो भी मार्क्स होंगे वो आपके कट ऑफ बन जाएगी। यही रहेगी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। हो सकता है 2-3 सवाल ऊपर नीचे हो जाए, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 2 मिनट के लिए आप रुक जाओ, मैं आपको कुछ बताता हूँ। जब मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, तब मैंने आपको बोला था कि आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के जाना, तो मैंने गलत नहीं बोला था। क्वेश्चन रिपीट होते हैं और हुए भी हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया आपके एआईबी 19 में। आयकर अधिनियम 1961 के दिन निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत आय को परिभाषित किया गया है, पूछा है। 1 नंबर का सवाल, आंसर बी इसका सही आंसर होगा। इसका आंसर यही था और ये एज इट इज पूछा गया है। उसके बाद बात करते हैं कि कौन से सवाल पूछे गए हैं। मैंने आपको बोला था कि आपको मुझ पर विश्वास रखना है, मैं आपको गलत गाइडेंस नहीं दूंगा। जिन्होंने विश्वास किया है वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं। चलिए दूसरा बताता हूँ मैं आपको। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का क्या अर्थ होता है, ये मैंने मॉक टेस्ट में डाला था और ये एज इट इज आपके एग्जाम में पूछा गया है एआईबी 19 में। अब मैं नहीं कह रहा कि मेरे ही सोर्सेज से पूछा गया, लेकिन मेरी ही पीडीएफ से पूछा गया, इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मेरी ही पीडीएफ आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, अभी भी आपके पास में पीडीएफ है, चेक कर लेना ये सवाल है या नहीं आप उसमें। और यहाँ तक बता देता हूँ, प्रशासनिक विधि में जा कर के देख लेना ये सवाल है या नहीं। अब आपको क्या करना था, मैंने 4 कैटेगरी बनाई थी। पहले मेजर लॉ की 46 मार्क्स थे, उसमें के सवाल थे। दूसरी मैंने बिजनेस लॉ, फैमिली लॉ और लॉ ऑफ टॉर्ट को लेकर के बनाई थी। तीसरी कैटेगरी मैंने बनाई थी 4 नंबर की क्वेश्चन वाली। 4 नंबर के जो भी मार्क्स थे उस पर मैंने सब्जेक्ट वाली एक कैटेगरी अलग से बनाई थी, फिर 2 नंबर वाले सब्जेक्ट की कैटेगरी बनाई थी। इस तरह से 4 कैटेगरी बनाई थी। उसमें से एक कैटेगरी थी 3 नंबर और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी कि प्रशासनिक विधि से सवाल पूछा गया है। सीधा सवाल पीडीएफ से आपके एग्जाम में आया है।
नेक्स्ट, इसको मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये देख लो। एज इट इज आने वाला सवाल, एज इट इज आने वाला सवाल, इनकम टैक्स तीसरी कैटेगरी, देख लेना टैक्सेशन लॉ में ये सवाल है या नहीं। आपके पास में टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर आपने मेरा चैनल भी ज्वाइन कर रखा है और वहाँ पर आपको पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवाई थी, वहाँ पर ये सवाल पूछा गया था। अगर आपने देखा हो तो इसका बी आंसर लिखा भी हुआ है वहाँ पर, और एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसलिए मैं कह रहा था एक बार पीडीएफ देख लो, क्योंकि मेरा अनुभव कह रहा है कि ये सवाल आएंगे एग्ज़ाम में। मैंने एंड मोमेंट पे आपके साथ में था और अमेंडमेंट वाली वीडियो भी मैंने अपलोड की थी, उसमें भी मैंने बोला था कि 101 ये देख के जाना एक बार, 101, 102, 103, 106 इनको देख के जाना। तो 106 पे भी सवाल आया है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब ये बाद में चेक करेंगे इसको। देखो ये सीधा सवाल आया है, जो सीधे सवाल आया है उसको पहले ही देखेंगे। पीडीएफ से सीधा सवाल आया है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या होता है, अंशदायी उपेक्षा। अब इसको पूछा इलस्ट्रेशन के फॉर्म में, एक सरकारी बस आ रही है, एक प्राइवेट बस आ रही है, दोनों में टकराव हो जाता है, यानी कि दुर्घटना हो जाती है जब दोनों पक्ष दोषी हों, डायरेक्ट पूछा गया है। उसके बाद ये भी इलस्ट्रेशन के फॉर्म में पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति खुद से सहमति से जोखिम उठाता है तो फिर वो क्लेम नहीं कर पाएगा कंपनसेशन के लिए। तो जो मिसेस जे थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिफ्ट ली, एक व्यक्ति ड्रिंक किया हुआ था, गाड़ी चला रहा था, दुर्घटना हो जाती है, चोटें कारित होती हैं, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। फिर ये सवाल तो एज इट इज आया ना आपके एग्ज़ाम में। मुझे सपना थोड़ी आता है कि आपके बीसीए वाले मुझे पहले से बता देंगे कि ये सवाल आएंगे, आप स्टूडेंट को बता दो। नहीं, मेरा अनुभव कहता है और मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ अनुभव को। और मैंने पीडीएफ के एक भी रुपया चार्ज नहीं किया है, एक भी निःशुल्क मैंने प्रोवाइड करवाई है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पे नहीं कर पाते हो। इसी टाइम में, एआईबी के टाइम में ही कुछ व्यापारी लोग जाग जाते हैं जो शिक्षा का व्यापार करते हैं। पता नहीं इनको किसने ठेका दिया है कि ये शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं। और चलो करो, कोई बात नहीं है, लेकिन इतना भी मत करो कि आप स्टूडेंट को लूट रहे हो। 500 रुपये भेज दो, 1000 रुपये भेज दो, उसकी जगह पे कुछ का कुछ भेज रहे हैं पीडीएफ में। मैंने कई सारे नोटिस किए स्टूडेंट के पास में, ऐसे ऐसे मटेरियल भेजे हैं जो देखने लायक भी नहीं थे, मतलब ऐसे ही उठा के भेज दिए। पैसा कमाने की तरकीब थी वो, सीधी सीधी। इसलिए मैंने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए एक चैनल बनाया। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे सर चैनल बना दो, काफ़ी स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। और मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई आपको निःशुल्क। मेरा ये मानना है कि शिक्षा का दान होना चाहिए, व्यापार नहीं। ये क्वेश्चन आया हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट कहाँ दे रखा है, धारा 9 में। सीधा सवाल पूछा गया था पीडीएफ से आपके एग्ज़ाम पेपर में। उसके बाद अब जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया है उनकी तो बात कर रहा हूँ मैं। मेरे पर विश्वास करने वाले छात्रों ने अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं, और जो मैंने आंसर की बताई है, आंसर शीट जो मैंने प्रोवाइड करवाई है, वो उसमें आप 3-4 सवाल मान लो गलत हो जाएंगे, मान लो ऑफिशियल, मैं कह रहा हूँ नहीं होंगे, फिर भी मान लो, तब भी गलत नहीं हो रहे, तब भी आप क्वालिफाई कर रहे हो। ये सवाल देखो, मिताक्षरा दाय भाग, मैंने जब हिंदू लॉ पढ़ाया था मैंने आपको कहा था कि सवाल आएगा, मैंने आपको वहाँ पर एक्सप्लेन भी किया था। और ये पूछा गया है कि दाय भाग जहाँ लागू नहीं होती तो वहाँ कौन सी लागू होगी, मिताक्षर लागू होगी। ये क्वेश्चन भी आया है आपके एग्ज़ाम में पीडीएफ से सीधा।
आपके एग्ज़ाम में। अब ये सीपीसी वाला क्वेश्चन, अब इलस्ट्रेशन तो सेम नहीं पूछेंगे कि मेरी पीडीएफ से इलस्ट्रेशन उठा के आपके एग्ज़ाम में पूछ लें, ऐसा तो नहीं होगा। इलस्ट्रेशन उन्होंने चेंज कर दिया। पूछा ये पक्षकारों को जोड़ना है, हटाना है। सीमा नाम था उसमें और अनावश्यक पक्षकार के बारे में पूछा गया था। तो ये मैंने बताया था, जब भी पक्षकारों को जोड़ना है या निकलना है तो आदेश 1 नियम 10 लागू हो जाएगा सीपीसी में। उसके बाद में संक्षिप्त प्रक्रिया, मैंने जब आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपके कॉन्सेप्चुअल बेस पर ही पढ़ाऊंगा, सेक्शन वाइज मैं नहीं पूछूंगा सवाल और नहीं पढ़ाऊंगा भी नहीं सेक्शन से, क्योंकि सेक्शन अगर पूछता है तो मैंने आपको सजेशन भी दिया था कि आपको बेरेक लेकर के जाने हैं, सभी लेकर के जाने हैं, एक बार के लिए सभी बेरेक लेकर के जाना है, निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलेगा। मैंने आपको वहाँ बोला भी था कि पहले ये देख लो, मैंने आपको बोला भी था 20 सवाल आपके बेरेक से आएंगे, 20 सीधे पूछे जाएंगे, 10 में कुछ लोग वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 10 ऐसे सवाल आएंगे जिसमें आप थोड़ी बहुत भी मेहनत कर लोगे, थोड़ा सा भी दिमाग लगा लोगे, आपके 50 सवाल हो जाएंगे सही। और ये भी बोला था 50 सवालों में भले 2.5 घंटे लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2.5 घंटे लग जाए तब भी दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन आपको 50 सवाल पेपर में ढूंढ के सही करने थे। 15 तो सवाल सीधे पीडीएफ से आ गए हैं, 15 सवाल बेरेक से 20 सवाल से ज़्यादा बेरेक से आ गए। बस आपको अपना थोड़ा, मैंने बोला भी था, दिमाग ठंडा रखना, आराम से देना पेपर। फिर आया रेज जुडिकाटा। मैंने जब सीपीसी पढ़ाई तब मैंने कहा था कि 2000 जो पेपर हुआ था AIB 17 का, उसमें भी रेज जुडिकाटा पूछा गया था, कहाँ पर है, धारा 11 में है, एज इट इज़ रिपीट हुआ है। और मैंने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मैंने आपको सॉल्व भी करवाए थे। रेज जुडिकाटा 2017 में पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया है और 2019 में भी पूछा गया, यानी कि रिपीट हुआ क्वेश्चन। मैंने बोला था सेक्शन मैं नहीं पूछूंगा और सेक्शन से मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि सेक्शन की कमांड आप पर है, मतलब कि आप लेकर के जाओगे, आपके पास कमांड है सेक्शन पर। जब आप बेरेक लेकर के जा रहे हो तो सेक्शन पढ़ने की क्या ज़रूरत है। पूछ रहा है कि रेज जुडिकाटा कहाँ है, तो आपको सीधा इंडेक्स देखना है कि धारा 11 में है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन मतलब समझना था, कॉन्सेप्ट समझना था, मैंने आपको समझाया था। फिर देखो मैंने अमेंडमेंट आपको, ये मैंने पीडीएफ दी थी, 101 दे रखा है, पढ़ लिया होता थोड़ा, एक एक लाइन के क्वेश्चन थे, 106 वाला दोनों ही आया है आपके एग्ज़ाम में पीडीएफ से। उसके बाद देखिए, अब ये क्वेश्चन पीडीएफ से मुझे नहीं पता कहाँ से आ गया, ये सवाल आपके पीडीएफ में है और पूछ लिया। मुझे इसका भरोसा भी नहीं था, मुझे लग रहा था कि पूछ लेगा मिनर्वा मिल्स का केस या फिर गोलकनाथ का केस या फिर कोई भी लेटेस्ट जजमेंट का पूछ लेगा, शाह बानो का, सायरा बेगम का, बानो का, कोई भी पूछ लेगा। इसका आंसर अजय हाशिया बनाम खालिद मुजीब, ये भी पूछा गया है। अब देखो सुनील बत्रा वाला, ये आपके पास में है पीडीएफ, आप चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चेक कर लेना एक बार के लिए पीडीएफ कि सवाल आए हैं या नहीं आए हैं, पीडीएफ में थे या नहीं थे। सुनील बत्रा वाला क्वेश्चन पूछा गया है, कैदियों की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था। तो ये सुनील बत्रा वाला भी सही है और ये ऑब्जेक्शन में जाएगा, जहाँ पर हुस्नारा खातून का केस भी कई सारे स्टूडेंट सही करके आए हैं, तो ऑब्जेक्शन करेंगे, लेकिन सुनील बत्रा वाला केस भी पूछा गया था। मैं सिर्फ बता रहा हूँ सोर्सेज कि कैसे AIB में सवाल आते हैं और आए भी है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ के क्या पूछा, कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट में शेयर कितने प्रकार के, तो ये पूछ लिया। धारा 43 में 43 में क्या प्रोविज़न दे रखा है, शेयर पूंजी के प्रकार बताए गए, यानी कि 2 प्रकार होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। ऐसे पूछ लिया सवाल, आया तो पीडीएफ से ही है, ये मेरा वाटरमार्क दे रखा है पीछे। फिर एक सवाल ऐसे भी आया,
अकिंचन व्यक्ति संबंधी प्रावधान सीपीसी में कहाँ पर है? तो यहाँ पर अकिंचन हटा दिया और लिख दिया संक्षिप्त विचारण, जो कि आपके आदेश 37 में है, ऑर्डर 37 में है। मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ कि इस तरह के सवाल आएंगे और आए भी हैं एग्ज़ाम में। तो मैंने आपको गलत गाइडेंस तो नहीं दिया है, सही ही गाइडेंस दिया है। देखिए अब आगे सीधे सवालों को बताता हूँ। इंटरप्लीडर सूट, पीछे आपको दिख रहा होगा वाटरमार्क, और आप सीधा, आपके पास पीडीएफ है ना, आप चेक कर लेना। मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था जब, मैं सेक्शन वाइज नहीं पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, यानी कि दो प्रतिवादियों के बीच में होने वाला सूट कहलाता है इंटरप्लीडर सूट। वहाँ पर मैंने मेंशन किया था कि ये ऑर्डर 35 में है और सेक्शन 88 में है। सीधा पूछ लिया आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, सपिंड शब्द संबंध हिंदू विधि की किस धारा में परिभाषित है? मॉक टेस्ट में पूछा था, धारा 3 में है। ये थोड़ा लेवल बढ़ा के पूछा है, लेकिन पूछा तो ही है। देखो ये क्वेश्चन भी पूछा है ना AB 90 में, लीडिंग क्वेश्चन को पूछा है एग्जाम में। अब लीडिंग क्वेश्चन को कैसे पूछा कि ये कहाँ पूछे जाते हैं? ये पूछे जाते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। जिसे मैंने कहा था कि इसे जीरे भी कहते हैं, पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि जीरे भी कहते हैं। तो आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आता, तो मैंने ये भी बोला था कि नहीं समझ में आए तो एक बार इंग्लिश में पढ़ लेना, क्रॉस एग्जामिनेशन। ये भी पीडीएफ से सीधा आपके एग्ज़ाम पेपर में। उसके बाद ये सवाल, ये भी सवाल पीडीएफ से आप चेक कर लेना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ 2 नंबर का सब्जेक्ट है, 4 नंबर कैटेगरी है, जाके देख लेना कि वहाँ पर ये सवाल है या नहीं है। और ये सवाल आपके एग्जाम पेपर में कैसे है? मुझे बीसीए वालों ने नहीं बताया था कि आप ऐसे सवाल बताओ। मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि कौन से सवाल किस तरह से पूछेगा एग्जाम में, और मैं आपके हित के लिए ही कहता हूँ कि पढ़ो, एक बार के लिए पढ़ के जाओ। मैक्सिमम 15 सवाल ऐसे आएंगे जो पीडीएफ से डायरेक्ट पूछ लेगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था 20 सवाल बेरेक से, 20 सवाल सीधे, 40 सवाल, 10 सवालों में आपको मेहनत करनी थी, यानी कि 50 सवाल आपको सॉल्व करने हैं 2.5 घंटे में। मेरा उद्देश्य है कि आप सभी AIB क्वालिफाई कर जाओ। अब ये सवाल था, इसका आंसर B था। 60 वर्षों तक थोड़ी बहुत थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की थी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया, एज इट इज पूछा है। अब ये तो एज इट इज पूछा है, एक शब्द भी इधर से उधर नहीं हुआ आपके एग्जाम में। ये भी आप जाके चेक कर लेना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ 2 नंबर वाला जो मैंने कैटेगरी बनाई थी, उसमें आप जाकर के देख लेना कि ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 है, ये इसने किसको रिप्लेस किया है? इसने किया है 1894 के एक्ट को। एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। फिर ये सवाल, ये भी तो मैंने मॉक टेस्ट में कवर करवाया था। आप कह रहे थे सर इतने सरल सवाल थोड़े आएंगे, आए हैं। और ये सवाल जाएगा आपके ऑब्जेक्शन में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार पुनर्विवाह के लिए के बाद की अवधि कितनी है? इसमें सिर्फ इतना बोला गया, चेंज किया है, तलाकशुदा और धारा 15 को ऐड कर लिया। धारा 15 तलाकशुदा व्यक्ति कब पुनर्विवाह कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है, जब चाहे मर्जी कर सकता है। लेकिन फिर भी ऑप्शन बी कई सारे स्टूडेंट करके आए हैं, तो ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, लेकिन आया है पीडीएफ से आपके एग्ज़ाम में। इसलिए मैंने बोला था जुड़े रहो, आपको सही ही गाइडेंस दूंगा। ये सवाल भी आपके एग्ज़ाम में आया, इलस्ट्रेशन बना के पूछा है कि वो एक व्यक्ति है, वो जाता है मकान का कब्जा लेने के लिए अवैध रूप से, और उसको धमकाता है, अपनी बाएं ऊपर करता है, लेकिन मारता नहीं है, तो हो जाएगा हमला, असॉल्ट हो जाएगा।
फिर ये सवाल, इस पर मैंने आपको बोला था कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पर एक सवाल जरूर आएगा, तो ये भी पूछा था। तलवार लाठी की जगह उन्होंने चाकू कर दिया और यहाँ पर इसको हटा दिया। ए का से बी की हत्या करने का रहा था, इंटेंशन था। ए ने बी पर, वहाँ पर कुछ अलग इलिस्ट्रेशन है, चाकू से हमला करता है और उसको ये पता है कि उसके एक्ट से सामने वाले की जान जा सकती है, तो मामला कहाँ जाएगा? मामला जाता है आपराधिक मानववध कल्पेबल होमिसाइड में। नेक्स्ट, फिर बात करते हैं कि कौन से सवालों को मैंने रोका था। अब ये इंजुरिया साइन डैमनम, जब मैंने टॉट पढ़ाया था आपको, मैंने कहा था तू मैक्सिम पर ही टॉट है, पूरा डिफेंड है, यानी कि इंजुरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजुरिया। ये बैंक में एक महिला जाती है चेक जमा करवाने, वो नहीं लेती है। अब जब वो नहीं लेती है तो उसके अधिकारों का वॉयलेशन हो जाता है, लीगल राइट वॉयलेट हो जाते हैं, भले उसको नुकसान कुछ भी नहीं हुआ हो। वहाँ पर यही मैक्सिम पूछी गई थी लैटिन की, इसे ही पूछा गया था। इंजरी विदाउट डैमेज, फिर आपके ये सवाल आए हैं आपके एग्जाम में, पीडीएफ से पूछे गए हैं, इसलिए बोल रहा था पीडीएफ देख के जाओ। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस सीधा पूछा गया इलिस्ट्रेशन बना के। सरकारी बस और प्राइवेट बस, ये आर्बिट्रेशन वाला, ये भी घुमा के पूछा गया था कि आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन में, कंसिलिएशन एक्ट के तहत अगर पार्टी तय नहीं कर पा रही है तो कौन नियुक्ति करेगा? धारा 11 में न्यायालय करता है। तो ये मैंने मॉक टेस्ट में कवर करवाए थे आपको क्वेश्चन अच्छे से, आप लोगों ने ये डेलीगेशन लेजिस्लेशन एज इट इज पूछा गया आपके एग्जाम में 19 में, एज इट इज आया है पीडीएफ से, यानी कि संसद द्वारा अधीनस्थ संस्थानों को कानून बनाने का अधिकार देना, ये भी पूछा गया है। तो ये सवाल थे जो आए हैं पीडीएफ से, काफ़ी सवाल आए हैं और मैंने आपको बोला भी था एक बार पढ़ के जाना, निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा ही इनका, और मिला भी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, बता देता हूँ आपको एक बार के लिए। मौसिम ने पूछा है कि सर ओएमआर सीट पर डबल लग गया, सर क्या पेपर डिस्क्वालीफाई होगा या एक नंबर कटेगा? भाई एक नंबर ही कटेगा, एक नंबर ही आपके कटेगा, पूरी तरह से आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। मौसिम ने, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चेतना जी कह रही है कमेंट में कि मेरे 47 सही हो रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी है इनकी, अगर 47 हो रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, सेफ जोन में ही हो। उसके बाद इनका नाम तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन 50 बन रहे हैं, बिल्कुल सेफ जोन में हो, क्वालिफाई कर जाओगे। कौशिक जी कह रहे हैं कि मेरे 75 मार्क्स सही हो रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग अस द MCQs PDF, इट हेल्प्स अलॉट मी। ये आपकी मेहनत है, मैंने सही आपको गाइडेंस दिया है सिर्फ, अब आपने माना है तो आपने अच्छा स्कोर किया है। अब इनका नाम तो ठीक से नहीं लिखा है, माई लाइफ करके लिखा है टूर्स। भैया मैंने आपके सारे क्वेश्चंस पढ़े थे, आपके बताए अनुसार 58 सही हो रहे हैं, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पास हो गए। चंदन कह रहे हैं कि सर 79 का आंसर रीचेक कीजिए। मैंने आंसर की वाला वीडियो अपलोड किया है, देखो ये क्वेश्चन, इसमें ऑब्जेक्शन रेज होगा, कमेंट में बता रहे हैं बच्चे। अब ये कह रहे हैं कि सर रजिया बेगम कह रही है सर ओबीसी कैटेगरी और 50 से ही हो रहे हैं, क्वालिफाई कर जाओगे। राम प्रसाद जी कह रहे हैं 61 क्वेश्चन राइट हुए हैं, ये भी क्वालिफाई कर जाएंगे। इकबाल पठान कह रहे हैं कि इनका 65 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये भी क्वालिफाई कर जाएंगे। मोनी सिंह कह रही है आपके अकॉर्डिंग 57 बैठ रहा है, बट मुझे 6-7 सवाल गलत लग रहे हैं आपके अकॉर्डिंग वाले। तो मैं कह रहा हूँ ना 6 सवालों में ऑब्जेक्शन रेज होगा, फिर भी आप सेफ जोन में हो, क्वालिफाई कर जाओगे। मोनी सिंह। सुकेंद्र राणा कह रहे हैं 62 क्लियर, 5 एक्स्ट्रा डाउट में है, फिर भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। मलखान कह रहे हैं कि सर 72 हो रहे हैं सही, तो मलखान जी आप भी क्वालिफाई कर जाओगे। रिया शर्मा कह रही है कि थैंक यू सर, मेरे 66 मार्क्स बन रहे हैं और 4 दिन ही मैंने आपकी वीडियोस देखे हैं और मेरा सेकंड अटैम्प्ट था ये, तो आपका ये सेकंड अटैम्प्ट क्लियर हो जाएगा, हो गया है। विजय पटेल कह रहे हैं 58 सही हुए हैं सर, क्वालिफाई हो आप भी। दीपिका जी कह रही है 60 एबो सही हो रहे हैं, आप भी क्वालिफाई हो। महेंद्र कुमार कह रहे हैं कि 44 आए हैं सेट बी से और ये शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो शेड्यूल ट्राइब के लिए 40% का क्राइटेरिया है, इनके 44 आ रहे हैं। 6 डाउट में भी डाल दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्किंग अगर होगी 94 या 95 से तब भी उसका 40% ही निकला जाएगा और आपके तो 44 आ रहे हैं, यानी कि क्वालिफाई कर जाओगे, सेफ जोन में हो। कुमार शिवेश्वर कह रहे हैं कि सर 66 बन रहे हैं, आपके वीडियोस देख रहा था 3 दिन से और आप भी क्वालिफाई कर जाओगे। फिर एडवोकेट नवीन कौशिक जी कह रहे हैं कि 74 सही है, तो आप भी क्वालिफाई कर ही जाओगे। हिमांशु जी कह रहे हैं कि 55 ठीक हुए हैं, कोई बात नहीं, क्वालिफाई हो आप भी। थैंक यू सर, आपकी मेहनत से हम सफल हुए हैं। मेहनत आपकी है, मैंने आपको गाइडेंस दिया, आपने मेरी बातों को माना और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेहनत तो आपकी थी। अब ये कह रहे हैं कि मेरे 67 सही हुए हैं, नॉलेज केयर, इनका नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन ये भी क्वालिफाई कर जाएंगे। माई कह रहे हैं 65 सही हुए हैं, क्वालिफाई हो जाएंगे। सुभाष चंद्र जी कह रहे हैं कि 58 मार्क्स
इनके आ रहे हैं और आपकी वीडियो से ही पढ़ाई करी है, कोई बात नहीं, आप क्वालिफाई कर जाओगे। मैंने वीडियोज़ इस उद्देश्य से ही बनाए थे कि सभी का क्वालिफाई सभी कर जाएं। काफ़ी पीडीएफ से सवाल आए भी हैं एग्ज़ाम में। राहुल कह रहे हैं कि 62 सही हुए हैं, क्वालिफाई कर जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कि अच्छा खासा नंबर आ रहा है। इन्होंने अच्छे से पढ़ा भी है, पीडीएफ को भी और पढ़ा है, वीडियोज़ भी देखे हैं, यानी कि अच्छा खासा इनका सही हो रहा है। अब यहाँ पर इनका नाम सही से नहीं लिखा है 62, ये भी क्वालिफाई कर जाएंगे। धनराज कौशल, इन्होंने कहा सर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अब भी आवाज़ तो वो आवाज़ को छोड़ो, आप सिर्फ ये देखो क्वालिफाई हो, आप वीडियो कर देख रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समझाने का ट्रिक बहुत अच्छा था। 65 प्लस 65 प्लस आ रहे हैं, तो आप भी क्वालिफाई कर रहे हो धनराज जी, बिल्कुल आप क्वालिफाई कर जाओगे। राहुल अग्रवाल, इनके 65 सही हो रहे हैं, ये भी ऑलमोस्ट, ये तो होएंगे, क्लियर हो जाएगा इनका। धनराज कौशल जी वापस कह रहे सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैंने तो आपकी थी, मैंने गाइडेंस दिया है। अखिलेश कुमार 48 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हो। अब ये कह रहे हैं, नाम तो नहीं है इनका, लेकिन 70 मार्क्स इनके करेक्ट हुए हैं, तो आप भी क्वालिफाई कर जाओगे। कृष्णकांत जी कह रहे हैं बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने जो पढ़ाया वैसे ही पढ़े, 49 नंबर आए हैं, क्वालिफाई कर जाओगे, सेफ जोन में हो। बालक दास जी कह रहे हैं कि 45 बन रहे हैं। अब कैटेगरी के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप सेफ जोन में हो या नहीं। 48 बैठ रहा है, सेफ जोन में हो। उषा यादव जी कह रही है 47 सेफ जोन में है। शिव कुमार जी कह रहे हैं कि 61, तो ये क्लियर कर जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। धर्म जी कह रहे हैं कि 46 और 47 सेफ जोन में। मैं पास हो गई। प्रभाती विश्वास, अब आपके क्वालिफाई हो जाएंगे, चलो पास हो गए तो बहुत बड़ी बात है, बढ़िया बात है। सर कितना नंबर कट ऑफ हो सकता है मैक्सिमम? देखो ये जो वीडियो बनाने वाले होते हैं यूट्यूब पे, ये कट ऑफ को लेकर के इतना मतलब फैला लेते रहता, सीधा इनको बताना चाहिए 5 सवाल लीड होंगे, होने दो। 95 सवाल ये तो है, यहाँ से मार्किंग करेंगे, यहाँ से 45% पकड़ लो और यहाँ से 40% पकड़ लो, क्यों इतना घुमाना है, सीधा टाइम वेस्ट क्यों करें, बता दो ना। 95 से 45, जनरल ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, 40% निकाल लो, जो भी बन रहा है आपका बन जाएगा, वही आपका कट ऑफ रहेगा। तो पंकज जी, जो सवाल ऑब्जेक्शन जिस पर आएगा और बीसीआई जिन्हें डिलीट करेगी, यानी कि मान के चलो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि करेंगे, मान के चलो 95 क्वेश्चंस जो हैं वो अगर वहाँ से मार्किंग होती है, तो फिर वहीं से आपका क्राइटेरिया सेट बैठेगा, यानी कि 45% और 40% वाला रूल लागू होगा। इन लोगों को क्वेश्चन डिलीट ही करने थे, ये संतोषी जी कह रही है, तो अच्छे से क्यों नहीं बनाते पेपर? अब क्या करें, ये ऐसे ही बनाते हैं बीसीए वाले, इनको ऐसे ही पेपर बनाना होता है, इनसे भी कई बार मानवीय भूल है, गलती हो जाती है। और बीसीआई ने जो पेपर बनाया है 18 में भी 7 सवाल डिलीट हुए थे, और
17 में भी कुछ सवाल डिलीट थे, 16 में भी डिलीट थे, हर बार डिलीट होते हैं, यहाँ भी डिलीट होंगे, इसमें भी 19 में भी। सर मेरे 47 टोटल सही हैं। अब आप सेफ जनरल कैटेगरी है, सेफ जोन में हूँ। सर पावर्स ऑफ एडवोकेट्स, इनका नाम नहीं दे रखा है। सर आपने बहुत अच्छे से तैयारी करवाई है, थैंक्स अगेन। अब एपीओ की भी बिल्कुल, एपीओ का बैच अभी कल से चालू हो जाएगा। एपीओ की तैयारी 1 महीना रहा है, और राजस्थान एपीओ, यूपी बिहार एपीओ की वैकेंसी आने ही वाली है, तो आप भी तैयार रहिएगा। यूपी वालों भी, बिहार वाले भी तैयार रहिएगा। राजस्थान वाले तो बिल्कुल इनके सर पर एग्ज़ाम है, जनवरी में इनके एग्ज़ाम लगभग हो ही जाएगा, और 1 महीना रहा है मुश्किल से, तो कल से बैच स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कह रहे थैंक यू सो मच भाई, 1 दिन पहले ही आपने पीडीएफ शेयर करी टेलीग्राम पर, वही किया, तो मैंने बोला पीडीएफ से काफ़ी सारे सवाल पीडीएफ से आए हैं, काफ़ी सारे सवाल, तो इनको उनका फ़ायदा मिल गया है, सभी को मिला है। वैसे पूजा जी कह रही है 63 आंसर सही है, तो आप क्वालिफाई हो। लवकांत जी कह रहे हैं कि 60 नंबर आ रहे हैं, 4 दिन प्रिपरेशन आपके वीडियो से ही की है, तो ये भी क्वालिफाई हो जाएंगे। अब आप भी बताना आपके कितना स्कोर हो रहा है, आपने अगर चेक कर लिया है आंसर की तो एक बार के लिए बता देना कमेंट करके। विकी जी को लग रहा है कि मैंने जो आंसर बताया है वो प्रॉपर बताया है, हो सकता है कुछ सवाल प्रॉपर ही बताए हैं, और 2-3 सवाल ऊपर नीचे मान लो, ऑफिशियल वेब आंसर के आने दो। 7 का गलत आंसर, लिमिट पूछी है, मैक्सिमम लिमिट, ये ऑब्जेक्शन में जाएगा, मैंने इसी वीडियो में बताया है। अब इन्होंने मार्क्स तो शो नहीं किए हैं, पर ये धन्यवाद कह रहे हैं मुझे, और ये कह रहे हैं कि मेरा ये भी क्लियर हो गया है, मतलब ये मान के चल रहे हैं, तो हो गया होगा, इन्होंने अच्छे मार्क्स लाए होंगे। सर एपीओ की तैयारी करवा दो, कल से बिल्कुल तैयारी चालू हो जाएगी एपीओ की। एपीओ का मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ, एपीओ की तैयारी कल से चालू हो जाएगी। अब आपने इतना पढ़ा है, जुट के रहना, जो स्टूडेंट हैं जो एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, कल से एपीओ का बैच लग जाएगा, कल से एपीओ की तैयारी चालू हो जाएगी। सदमान जी कह रहे हैं कि 47 ओबीसी सेफ जोन में हूँ। राहुल जी कह रहे हैं कि थैंक यू सर, स्कोरिंग 75 मार्क्स विथ योर ब्लेसिंग एंड रिविजन वीडियोज़। अब इनका 75 है, तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे, मेहनत आपने की है। हेलो सर, वर्षा जी कह रही है आपके अकॉर्डिंग मेरे 60 सवाल सही हो रहे हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, आपके वीडियो से ही सब पढ़ाई की, मेहनत आपने की, मैंने गाइडेंस दिया, आपने फॉलो किया, आप क्वालिफाई कर जाओगे। आपको बस विश्वास रखना है, मैं गलत गाइडेंस नहीं दूंगा आपको। मैंने आपके लिए इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना रखा था, वहाँ भी मैंने बोला था लास्ट मोमेंट तक कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट मुझसे बात कर लेना, डायरेक्ट ही बात कर लेना, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। राजवीर जी स्कोर किया 81, बहुत बहुत बधाई, आपका स्कोर बहुत अच्छा है, और आप क्वालिफाई कर जाओगे, निश्चित होकर के रहिए। आशीष जी कह रहे हैं थैंक यू सर, आपकी वीडियो पीडीएफ बहुत काम आई। मैं कह ही रहा था पीडीएफ पढ़ो, काम आएगी। पीडीएफ से 15 से 17 सवाल आए हैं एग्ज़ाम में, 2 डिलीट नहीं होंगे। अब डिलीट पता नहीं कितने करें, लेकिन 6 पर ऑब्जेक्शन जाएगा। ललित जी, पुष्पा पाटिल जी कह रही है सर 49 हो रहे हैं, तो सेफ जोन में हो, क्वालिफाई कर जाओगे।
अध्यापक अड्डा, ये इनका नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन ये कह रहे हैं 40 बन रहे हैं। अब इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनको क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। अनुज जी कह रहे हैं कि सर जो आपने आंसर की बताई है उसके हिसाब से इनके 62 आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप निश्चित रहो, क्वालिफाई कर जाओगे। अलीसा जी कह रही है कि सर मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, मेरे मार्क्स 68 बन रहे हैं। बिल्कुल आप क्वालिफाई कर जाओगे, बिंदास होकर के रहिए। सिर्फ एग्ज़ाम रिजल्ट वाले दिन रिजल्ट देख लेना, मैं दावा करता हूँ आप पास हो। सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हो, तो मैं खुद की तारीफ़ कैसे करूं। आपको अगर समझ में आ रहा है तो अच्छा ही पढ़ाता रहूं, आपको लग रहा है अच्छा पढ़ाता हूं तो वो आपको समझ में आ रहा होगा, तभी आप ऐसा बोल रहे हो। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, तभी आपने ऐसा कमेंट किया है, तो मैं भी आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। LLB थर्ड ईयर की प्रिपरेशन, तो आपको देखो समझना है, ये बच्चों वाला आपको कमेंट आपको नहीं करना है। देखो LLB थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट है CPC, हो सकता है एविडेंस लॉ हो आपके, और ये मैं आपको कवर करवा दूंगा। इस पर अलग से एक मैं पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा एक एक सब्जेक्ट पर, तो आप पढ़ लेना। मुस्कान खान जी आपके आपको मैं अच्छे से तैयारी एक एक प्लेलिस्ट में एक एक सब्जेक्ट पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप वहाँ से पढ़ लेना, बिल्कुल तैयारी हो जाएगी आपकी। अब इन्होंने पूछा मुस्कान जी ने वापस से कि अभी जो LLB थर्ड ईयर है उसमें मुस्कान जी न्यू लॉ ही पूछे जाएंगे, ओल्ड लॉ नहीं पूछे जाएंगे। ये आंसर सही है क्या, अनमोल जी पूछ रहे हैं। अब ये आंसर लगभग सही है, मान के चलो। सर 42 नंबर पास है क्या, वो तो आपकी कैटेगरी बताएगी। रमन है, रमन जी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। अगर आप चलिए, अब मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है, अच्छे से मैंने आपको बता दिया है कौन से सवाल डिलीट होंगे, यानी कि 6 सवाल पर ऑब्जेक्शन जाएगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैंने आपको बता दिया है इसमें, कि जो भी सवाल डिलीट होंगे, यानी कि मान लो 5 सवाल डिलीट होते हैं तो 95 से आपको क्राइटेरिया पकड़ के चलना है, 45-40 वाला। और करियर गाइडलाइन मैंने आपको अभी दी है, APO की बैच चालू हो जाएगी। जिन्होंने पढ़ा है AIB के लिए, तो आप पढ़ाई कंटिन्यू रखना, पढ़ते रहना, जुड़े रहना यूट्यूब से, आपको निश्चित तौर पर बढ़िया जानकारी मिलेगी। और जुड़े रहोगे तो आपको मैं यही बोलूँगा कि पढ़ते रहो, जितना पढ़ोगे उतना कम है। ये जो फील्ड है लॉ का, ये बहुत नोबल फील्ड है, अच्छा फील्ड है। जितना पढ़ोगे उतना आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, और जितना आपका नॉलेज इंक्रीज होगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये फील्ड नॉलेज ही मांगती है, तो जुड़े रहना। अगर आप तैयारी में हो, जुडिशरी की तैयारी भी इसी चैनल पर करवाऊँगा, और APO की भी कल से स्टार्ट हो जाएगी। और एक और बात कि आप टेलीग्राम पर जुड़ जाना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ आपको सारे मटेरियल निःशुल्क मिल जाएंगे। मैं शिक्षा का व्यापार नहीं करता, मेरी मुहिम है कि मैं ये जो शिक्षा का व्यापार हो रहा है, मिडिल क्लास हम भी हैं, और ज़्यादातर मिडिल क्लास से आते हैं, बिलो मिडिल क्लास वाले भी होते हैं। अब सबके पास तो 1 लाख रुपए नहीं होते हैं कि वो आपका कोर्स खरीद लेंगे, नहीं होते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि जो ये शिक्षा के व्यापार कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि शिक्षा का व्यापार नहीं करना चाहिए। शिक्षा का दान होता है, व्यापार नहीं होता है। और जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं आपको
तैयारी करवाऊंगा और टेलीग्राम पर मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद।